नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। चाहे आप मेंबर्स के हिसाब से, प्राथमिक सदस्यों के हिसाब से देख लें, या आप इसके पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या के हिसाब से देख लें, या स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं उनकी संख्या के आधार पर देख लें, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में भारत में सरकार है, केंद्रीय में सरकार है, स्टेट्स कई 12 स्टेट्स में सरकार है, भारत के इंडिपेंडेंट सरकार है, और सहयोगी दलों की सरकार लगभग 6 स्टेट में है। अब कुछ चुनाव के बाद ये स्थिति भी बदलेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कैसे हुआ, क्या परिस्थितियों में हुआ और उसने क्या तरक्की की। मतलब उसकी ये जो पूरी लड़ाई रही, या हम कहें आज़ादी के बाद जब कांग्रेस का वर्चस्व था, तो उसके बाद कैसे अपने जो पैर हैं भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जमाए। तो उस पूरी कहानी को हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल हैं ये भारतीय संविधान के तहत बनाए जाते हैं और चुनाव आयोग इनको मान्यता देता है राष्ट्रीय पार्टियों को। तो ये हमारे एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, और चूँकि सत्ता दल है तो उसके से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो चलिए हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो स्थापना है वो आज के दिन मतलब 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा की गई थी। 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा की गई थी। और बीजेपी की अगर हम इतिहास पे जाएं तो इतिहास थोड़ा हम इसका समझ लें, फिर मैं वर्तमान की स्थिति को आपको बताऊंगा कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस वीडियो में आपको भी मैं बताने वाला हूं बीजेपी का इतिहास, बीजेपी की वर्तमान स्थिति और बीजेपी की वर्तमान राज्यों के सरकार और उनके मुख्यमंत्री, ठीक है, इनके बारे में आज चर्चा करूँगा आपसे। तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो गठन हुआ उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जनसंघ पे। 1951 आपको पता होगा देश में पहले आम चुनाव 1951 में हुए थे, 51-52 में हुए थे। और 1951-52 में देश में कांग्रेस की विचारधारा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी विचारधारा के विपरीत भी कई विचारधाराओं का जन्म हो चुका था, राजनीतिक पार्टियों का गठन हो चुका था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो जाना जाता है जनसंघ के रूप में। और जनसंघ की अगर हम बात करें तो जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने 23 अक्टूबर 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। असल में ये जो जनसंघ था 1951 में जो स्थापित हुआ, ये वो समय था 1900 अक्टूबर-नवंबर का जो समय था, वो समय था देश के पहले आम चुनाव का। जो अंतरिम सरकार थी जवाहरलाल नेहरू, जिसमें प्रधानमंत्री थे, अंतरिम सरकार थी जो 1947 से 1950 या हम कहें संविधान के गठन और उसके बाद चुनाव तक के लिए बनाई गई थी। उसका कार्यकाल जो था वो समाप्त माना गया, क्योंकि वो अंतरिम सरकार थी और केवल संविधान निर्माण और उसके तहत होने वाले चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव होगा। तो कांग्रेस की जो विचारधारा के विपरीत कुछ विचारधारा के लोग आए, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जाना जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में स्थापना की जनसंघ की। और ये जनसंघ जो है, अगर हम इसको पहले भी देखें तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, ये हिंदू महासभा जो कि मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई थी, महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित की गई थी, उसके ये सक्रिय सदस्य भी रहते थे। और आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वाराणसी जाते हैं, जो उनका लोकसभा का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वाराणसी के अंदर वो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो उनकी प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि उसका निर्माण भी उन्होंने करवाया था, सहयोगी सदस्य थे निर्माणकर्ता में।
तो वहाँ पे जाकर माल्यार्पण जरूर करते, क्योंकि ये उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य थे। हिंदू महासभा में सक्रिय सदस्य रहे, मतलब गठन किया मदन मोहन मालवीय ने, और उसके बाद सक्रिय सदस्य रहे हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जब देश का पहला आम चुनाव होना था, उसमें स्थापना की जनसंघ की। और जनसंघ जो है 1951 में जब इसका चुनाव हुआ तो बहुत कम सीट, केवल 7% इसका वोट शेयर रहा पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में। और अगर आप जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो बनाया था दिया या दीपक जो था वो जनसंघ का चुनाव चिन्ह था 1951 में। जनसंघ की जो विचारधारा थी वो हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व जिसको बोलते हैं, या फिर इसी के साथ साथ वो समर्थन करते थे आर्थिक राष्ट्रवाद का, है ना। और देश के अंदर देश की प्रगति और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ये अपनाते थे जिसको प्रतिपादित किया और उसका विस्तृत उल्लेख किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, एकात्म मानववाद के सिद्धांत को भी जनसंघ के द्वारा स्वीकृति मिली थी। और ये आपके MPPSC के दर्शन शास्त्र का जो पेपर है उसके सिलेबस में भी शामिल है, एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन शास्त्र में। तो इसको भी हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप MPPSC का एग्ज़ाम देते हैं। चलिए, तो ये तो बात थी किसकी, जनसंघ की। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 अक्टूबर 1951, चुनाव चिन्ह था दिया, और पहले आम चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया और केवल कुछ ही सीटें ये जीत पाए 7% वोट शेयर के साथ। अब इसके बाद क्या हुआ जनसंघ में, जनसंघ के काल में इनकी स्थिति बहुत 2 सीटें जीते ये पहले आम चुनाव में, और इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा हो गई, सक्रिय रहे। मगर आगे चल के जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उस समय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने जनसंघ की कई और पार्टियों को अपने साथ मिलाकर एक नए दल का गठन किया जिसका नाम था जनता पार्टी। और आपातकाल के दौरान जब 1978 में पुनः चुनाव हुए, इंदिरा गांधी को उसमें हार मिली और जनता पार्टी के नेतृत्व और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बन गई मोरारजी देसाई की, और ये कहलाई भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार। मगर अभी एक और फैक्ट पढ़ेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे 1996 में। तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो पूर्णतः गैर कांग्रेसी थी। और बात करें मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार, तो उसमें कई जो लीडर्स थे वो कांग्रेस और उनके समर्थित दलों से टूटकर वहाँ पे उन्होंने उसको समर्थन दिया था। तो भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार थी, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। और जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जनता पार्टी एक लंबे समय तक, जो अभी भी वर्तमान में एक राजनीतिक दल के रूप में भारत में अब है जनता पार्टी, इसकी अगर हम बात करें तो जनता पार्टी का जो स्थिति है उसको अगर हम देखें तो जनता पार्टी में बहुत सारे पार्टियां थी। जैसे आप देखेंगे ये इसका गठन हुआ 1975 और 77 के दौर में। इस समय देश में इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे। कांग्रेस की विचारधारा, जगह जगह जो लोगों थी उसकी विचारधारा को मानने वाले लोगों में कमी आई थी। और एक आंदोलन जो था, ये इसका मूल जो गढ़ था वो बिहार का क्षेत्र माना जा रहा था। और बिहार का आप देखेंगे जैसे कि बिहार के जो अभी वर्तमान राजनीतिक दल हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड हो या फिर आपका RJD हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लालू प्रसाद यादव का, है ना, या फिर LJP हो, तो ये सब जो, जैसे आप चाहे रामविलास पासवान का नाम लें या लालू प्रसाद यादव का नाम लें या नीतीश कुमार का नाम लें, ये जो सब थे ये उस समय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। और जनता पार्टी की सरकार जो थी वो 2 वर्षों के भीतर ही गिर गई थी। मोरारजी देसाई, क्योंकि बहुत सारे दलों का उसमें गठजोड़ करके बनाया गया था, और जनता पार्टी की जो सरकार थी वो 2 वर्ष के भीतर गिर गई थी। और इन 2 वर्षों के बाद जनता पार्टी टूट गई, और जनता पार्टी टूटकर
अलग अलग छोटे छोटे दलों में बन गई। और इसी छोटे दल की बात करें तो बीजेपी भी इसी में से निकली सबसे बड़ी पार्टी थी। जनता दल का जब टूटी तो उसमें से 1978 में चुनाव जीते। उसके बाद चुनाव जो 79 में जब चुनाव हुआ तो ये पुनः जो है इनकी सरकार चली गई और पार्टी की स्थिति गड़बड़ हो गई। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी पुनः सरकार में आ गई, तो जो 1984 तक प्रधानमंत्री रही और उनकी वहाँ पर डेथ भी हुई, हत्या हुई। तो जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जनता पार्टी का जो गठन था वो 23 जनवरी 1977 को हुआ था। ये आपातकाल का दौर था, 23 जनवरी 1977। और बाद में ये जो है 1980 में अलग अलग पार्टियों में टूटी, जिसमें से एक पार्टी 1980 में बन गई भारतीय जनता पार्टी। और अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें जनता पार्टी की, तो जनता पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है, जैसे आप देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो, वो भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं जनता पार्टी के। जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो किसान है, हल लिए हुए किसान। वर्तमान की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश बंधु जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। जयप्रकाश बंधु वर्तमान में जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और 2013 में इसका प्रयास भी हुआ था कि जनता पार्टी को भी बीजेपी में विलय कर लिया जाए, परंतु कुछ कारणों से इसका विलय नहीं हो पाया। और अभी भी वर्तमान में जयप्रकाश बंधु इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के। चुनाव चिन्ह क्या था जनता पार्टी का? किसान, हल लिए हुए किसान। तो ये हमने देखा जनता पार्टी के बारे में, ये हमने देखा जनसंघ के बारे में। अब जनता पार्टी से टूटकर नई पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर पहली बार एक सरकार का गठन किया गया। और उसके बाद सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई, 1998 में ये सरकार गिर गई। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किया गया। और पार्टियों को जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाई गई और सरकार बनी। और फिर ये एक वर्ष बाद सरकार जो थी, चूँकि ये समर्थन प्राप्त दलों, कई सारे दल समर्थन थे, जयललिता ने समर्थन खींचा, सरकार फिर से गिर गई, फिर बन गई एक बार और तेलुगु देशम पार्टी ने समर्थन दिया। तो एनडीए की सरकार 99 में फिर गिर गई और स्थिति ये आ गई 1999 में कि पुनः चुनाव करवाना पड़ा। 1999 में पुनः चुनाव करवाना पड़ा और 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे, या हम कहें एनडीए की सरकार बनी, क्योंकि सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनी थी। तो एनडीए की सरकार बन गई 1999 में और जो चली 2004 तक। तो एनडीए के बारे में या इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, शॉर्ट में कवर करके एक कुछ शब्दों में। तो बीजेपी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 में। इसके जो संस्थापक थे वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। पहले अध्यक्ष जो थे वो थे बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद के लिए ही अटल बिहारी वाजपेयी आगे आए और वो प्रधानमंत्री बने। 1999 में जरूर लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये इतिहास रहा 1999 और उसके बाद 2004। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। चुनाव चिन्ह सभी को पता है, कमल है चुनाव चिन्ह बीजेपी का। अब इसके बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आया, तो और कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 2004 के बाद 2014 तक शासन किया यूपीए की सरकार ने, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कांग्रेस जिसमें सबसे बड़ी पार्टी थी, और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 वर्षों तक यूपीए ने शासन किया।
और उसके बाद जब 2014 में चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ लोकसभा का, तो भाजपा ने 282 सीटों, 543 में से 282 सीटों पर जीत दर्ज की, और जो जीत दर्ज की, और इसमें पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी। इसके बाद फिर 2019 में दूसरा चुनाव हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2019 में, और 2019 में 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें 1984 के बाद पहली बार एक दल को इतना बड़ा बहुमत मिला, जो कि बीजेपी को मिला था। 1984 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को मिला, और 2014 को जैसे उन्होंने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी नरेंद्र मोदी जी ने, वही कंटिन्यू हो गए। आगे भारत के 16वें का है, उनको 15वें गिने आप, तो वही कंटिन्यू हुए। तो नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री थे, जो 2014 में बने, जिन्होंने 2014 में जीती 282 सीटें, फिर 2019 में इन्होंने जीती 336 सीटें, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड था। और भारत के 15वें प्रधानमंत्री 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी जी, और ये एक बड़े उस पे लेके गए। वर्तमान में अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जी हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। अब इसमें हम देखें, जैसे कि आप इसको साफ करता हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं 3 आयामों पे चर्चा करूंगा इसके। तो अब अगर वर्तमान स्थिति तो मैंने बता दी क्या है, एक बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो 17वीं लोकसभा थी उसमें कि अभी वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो 17वीं लोकसभा थी, और 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती, और एक बड़ा जो 41 पर वोट शेयर, कुल वोटों का 41% जो है वो बीजेपी ने हासिल किया। वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी कुल जो भारत के स्टेट हैं उनमें से 12 स्टेटों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो डार्क ऑरेंज कलर है, भगवा कलर है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मैप में बीजेपी के शासित क्षेत्रों का, जिसमें कुल 12 स्टेट हैं, जिसमें आपका 12 स्टेट में आपका मध्य प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है ना, ऐसे बड़े राज्य भी आते हैं। इसके साथ साथ आपका असम, जो अभी चुनाव भी होना है जहाँ पर, है ना, गुजरात है आपका, तो कुछ बड़े स्टेट यहाँ पे आ रहे हैं। इसके उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। उसके साथ साथ जो 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी की सहयोगी दलों की सरकार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सहयोगी दलों की सरकार 6 जगह पे है, जो कि लाइट ऑरेंज से आपको दिख रहा है। सॉरी। तो बीजेपी का जो मैप में मैंने आपको बताया कि ये स्थिति वर्तमान में बीजेपी की है। अब एक चर्चा और कर लेते हैं कि बीजेपी के जो शासित क्षेत्र हैं, यह एक फैक्ट और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जनसंघ जो है, जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये फैक्ट बताना था, मैं भूल गया, एग्जाम में आ सकता है ये फैक्ट। जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और वही इसके पहले अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद इस पार्टी में जो आपके एक और बड़े जो सदस्य इसके माने जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 1967-68 में ये जनसंघ के अध्यक्ष रहे। दीनदयाल उपाध्याय 1967-68 में इसके अध्यक्ष रहे। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1969-1972 में जनसंघ के अध्यक्ष रहे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी 1973 से 1977 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये मैं भूल गया था, बीच में बताना था। चलिए अब अपन देखते हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है पेमा खांडू जी, जो कि 19वें मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के, बीजेपी से हैं। इसके बाद ये हैं पेमा खांडू के बाद ये है सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि 14वें चीफ मिनिस्टर हैं असम के, और असम में वर्तमान में चुनाव हो रहा है। इसका जब रिजल्ट आएगा तो उस पर अलग से चर्चा करूँगा। ठीक है। इसके बाद प्रमोद, जो आप देख रहे हैं प्रमोद सावंत जी हैं, ये हैं गोवा के 13वें चीफ मिनिस्टर हैं, जो वर्तमान में गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद विजय रूपानी जी हैं, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं ये।
ठीक है, आपको पता हो कि गुजरात, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। ये देख रहे हैं आप मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद जयराम ठाकुर जी हैं, ये 6वें मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, बीजेपी से आते हैं। ये जो मैं सारे मुख्यमंत्री बता रहा हूँ आपको, ये बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ओरिजिनली बीजेपी के 12 मुख्यमंत्रियों की बात करूँगा मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं BS येदियुरप्पा जी को, जो कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी जो 17वें मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान 17वें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। N बीरेन सिंह, ये मणिपुर के CM है, N बीरेन सिंह मणिपुर। इसके बाद बिप्लब कुमार देव जो कि 10वें मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। फिर योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। ये है तीरथ सिंह रावत, इन्होंने हाल ही में शपथ लिया 2021 में, 19वें चीफ मिनिस्टर बने हैं, 9th चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के। 9वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ली है तीरथ सिंह रावत ने। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उसके इतिहास के बारे में मैंने चर्चा की। तो आप परीक्षा उपयोगी आपके लिए हो सकता है और एक सामान्य ज्ञान के लिए भी एक अच्छा विषय था, इसलिए मैंने इस पर प्रयास किया कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लगातार इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।